हेलो प्यारे बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग स्यूडो फोर्स पढ़ लिए थे, लेकिन सवाल एक दो और करना था। तो आज कंटिन्यू करते हैं, स्यूडो स्टार्ट करके ख़त्म, मतलब स्यूडो आज ख़त्म करते हैं। सवाल शुरू करें, चलिए। ये कौन सा कलर चुने हुए हैं? हाँ, एक सिंपल सा सवाल आता है। ये सब सवाल का तो आंसर याद ही रखना चाहिए लोगों को, हम भी याद रखते थे अपने ज़माना में। एक कार है, ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है। कार में एक रस्सी बंधा हुआ है और रस्सी से एक पेंडुलम बॉब बंधा हुआ है, कोई बॉल मान लो। और चूंकि कार आगे एक्सेलेरेट कर रहा है, इसीलिए स्ट्रिंग एक डाउनवर्ड वर्टिकल से एक कांस्टेंट एंगल थीटा बना करके आगे जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि इस थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इस सवाल को ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं और इसके फ्रेम से भी कर सकते हैं, हम लोग कार के फ्रेम से भी। तो चूंकि स्यूडो पढ़ रहे हैं तो एक बार कार के फ्रेम से करेंगे। अच्छा, सोचना कि इस ऑब्जर्वर को बॉल का कार में बैठ जाने पे बॉल कैसा दिखेगा। बॉल दिखेगा कि ऐसे रुका हुआ है, रस्सी टेढ़ा है। ठीक, तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से इस पे एफबीडी में क्या क्या आएगा, नीचे की तरफ mg, और चूंकि ऑब्जर्वर आगे जा रहा है तो स्यूडो पीछे लगेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और इधर लग जाएगा t, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा, है ना। अब अगर हम तुमसे पूछे कि ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, तो ऑब्जर्वर को ये बॉल रेस्ट पे दिखेगा। तो t का एक कंपोनेंट इधर दिखेगा, कितना, t cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर दिखेगा, दैट विल बी t sin थीटा। यस और नो। तो अगर ये बॉल रेस्ट पे दिखेगा तो इधर की तरफ क्या हो जाएगा, t cos थीटा माइनस mg बराबर 0, और इधर की तरफ क्या होगा, t sin थीटा माइनस ma बराबर 0। तो यहां से t sin थीटा का वैल्यू हो जाएगा ma और t cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा mg। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो sin थीटा बाई cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, a बाई g mm कट जाएगा। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा tan इनवर्स a बाई g, या a बराबर g tan थीटा। यहाँ पर भी याद रखना चाहिए, हम तो याद रखते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम तुमसे पूछते कि टेंशन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो आ जाता टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज m a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। तो t का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट m, कुछ m स्क्वायर नहीं लिखे थे, अंडर रूट m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। m बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा m इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस g स्क्वायर। यस और नो। इसको अगर हम ग्राउंड फ्रेम से करते तो क्या बोलते, ग्राउंड फ्रेम से हमको ये रुका हुआ नहीं दिखता। अगर हम यही ग्राउंड से करते, फ्रॉम ग्राउंड, तो ग्राउंड से इसको कैसे करते, पहले इसको लिख लीजिए, आराम से पॉज करके लिख लीजिए। अगर यही सवाल हम ग्राउंड फ्रेम से करते तो ग्राउंड फ्रेम से हमको क्या दिखता, हमको ये दिखता, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे होता कहीं, इस ऑब्जर्वर को ये दिखेगा कि ये कार आगे जा रहा है ए से, और ये बॉल भी आगे ही जा रहा है ए से, ऐसे टिल्टेड है रस्सी, लेकिन बॉल आगे जा रहा है। और इसके एफबीडी में नीचे की तरफ आता है mg और इधर आता t, ये एंगल होता है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। और हम यहां पर बोलते कि t का एक कंपोनेंट जो t cos थीटा है वो mg को बैलेंस कर रहा है, और t का दूसरा कंपोनेंट जो t sin थीटा है वो एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, t cos थीटा माइनस mg बराबर 0 एंड t sin थीटा बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो सेम ही इक्वेशन आता ना वहां से जैसा ही। लेकिन अब हमको ए से ये आगे जाता हुआ दिखता, बॉल भी आगे जाता हुआ दिखता और कार भी आगे जाता हुआ दिखता। तो अब हम ये नहीं बोलते कि बॉल रुका हुआ है, टी साइन थीटा सूडो बैलेंस कर रहा है, यहाँ सूडो दिखता ही नहीं। हम सिंपली बोलते हैं कि टी साइन थीटा उसको एक्सेलेरेट कर रहा है, टी कॉस थीटा एमजी को बैलेंस कर रहा है। धरती से देखने पे ऐसा ही होता, इक्वेशन दोनों जगह से सेम ही आता, लिखने का अंदाज अलग होता। ओके ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो हम किए थे ना कि अगर इस पर एक ब्लॉक है एम मास का और कार वेज को राइट साइड ले जा रहे हैं ए से, ए का वैल्यू क्या हो कि ये ब्लॉक वेज पे चिपका हुआ रहे, मतलब वेज के रिस्पेक्ट में स्लाइड ना करे। आपको पूछे थे कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन वेज, और इस ए का वैल्यू आया था जी tan थीटा। लेकिन अब हम सवाल आपसे थोड़ा उल्टा पूछ ले रहे हैं, वेज को इधर की तरफ लेके जा रहे हैं ए से, ठीक। व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए so that m loses contact with wedge, लिखिए जरा। तो भाई ये सब रिजल्ट याद रखना चाहिए, एक छोटा मतलब जो जेई का एस्पिरेंट होता है वो सभी छोटा छोटा रिजल्ट याद ही रखता है कि भाई कितने से ले जाएं कि ब्लॉक स्लिप ना करे वेज पे, कितने से ले जाएं कि ये मिनिमम कितने से ले जाए कि कॉन्टैक्ट लूज कर ले, ये सब रिजल्ट याद रखता है। एनीवे सॉल्व करते हैं हम लोग। बताओ एबीडी में क्या आएगा, नीचे की तरफ mg, ये वाला एंगल कितना होगा थीटा, ओके। और स्यूडो किधर, इसी पे बैठ जाएं। पहले तो ऑब्जर्वर को दिखाए थे कि ऑब्जर्वर यहाँ बैठा हुआ है, तो ऑब्जर्वर अगर वेज पे बैठा हुआ है तो एक्सेलरेटेड फ्रेम हो गया, स्यूडो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, है ना। ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। अब अगर हम देखें कि मान लो वेज ब्लॉक मान लो इंक्लाइन के लॉन्ग नीचे आए तो कंपोनेंट कैसे कैसे ब्रेक करेंगे, mg का cos थीटा, mg sin थीटा, और इधर mg cos थीटा, और ma का इधर वाला कंपोनेंट ma sin थीटा, और इधर वाला ma cos थीटा। नहीं तो जो भी इस तरफ एक्सेलरेशन आएगा वो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज। इस डायरेक्शन में हमको वेज से क्या दिखेगा, रुका हुआ नहीं, वेज पे बैठ गए तो हमको इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में उड़ता हुआ नहीं दिखेगा। अभी मिनिमम एक्सेलरेशन नॉर्मल जीरो कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, n प्लस एम ए साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर जीरो दिखेगा। अब हमको कह रहा है कि कॉन्टैक्ट लूज करो, कॉन्टैक्ट लूज करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नॉर्मल इज जीरो, कॉन्टैक्ट लूज होना मतलब नॉर्मल जीरो, तो नॉर्मल अगर जीरो कर देंगे तो क्या होगा, एम ए साइन थीटा बराबर एम जी कॉस थीटा, या ए बराबर हो जाएगा जी कॉट थीटा। ठीक है, ओके आगे बढ़े। ये M1, ये M3, ये M2, ठीक है। इस पे हम लोग फोर्स F लगा रहे हैं जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन A हो जा रहा है, ठीक। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ F, या व्हाट शुड बी
the value of A and F so that M1 does not slip on M3, M1 M3 पे स्लिप ना करे, उसके लिए एक्सेलरेशन कितना हो, या एक्सेलरेशन आ जाएगा तो फिर मास भी बता सकते हैं, सॉरी फोर्स भी बता सकते हैं। बताइए जरा आराम से लिख के। हाँ, पहले एक बार बताओ कि ये जो कह रहा है M1 डज नॉट स्लिप ऑन M3, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम M3 पे बैठ जाएं, अगर हम M3 पे बैठ जाएं तो M1 हमको रुका हुआ दिखे, ठीक है? तो बैठ ही जाते हैं ना M3 पे, तो M1 रुका हुआ दिखेगा। तो विथ रिस्पेक्ट फ्रॉम M3 M1 का एफबीडी क्या आएगा? अगर M3 से देखेंगे तो M1 का एफबीडी में क्या आएगा? आगे की तरफ टेंशन, नीचे ऑब्वियसली M1G, ऊपर नॉर्मल जिसका कोई यूज नहीं है, और पीछे की तरफ स्यूडो। वो स्यूडो कितना होगा? M1 इंटू ए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। यस और नो? ठीक है। और अच्छा, लेकिन हमको ए रिलेटिव कितना दिखेगा? 0 दिखेगा। ए रिलेटिव कितना दिखेगा? मतलब टी जो होगा एमए के बराबर होगा, स्यूडो फोर्स के, और नॉर्मल जो होगा वो एमजी के बराबर होगा, उसका कोई यूज नहीं है। M2 का एफबीडी अगर हम लोग M3 से बैठ के बनाए तो कैसा बनेगा? नीचे की तरफ M2G, ऊपर की तरफ T, और क्या बोले? आगे की तरफ नॉर्मल। और चूंकि हम एक्सेलरेटेड फ्रेम से दिख रहे हैं तो हमको स्यूडो दिखेगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। और यहां से भी चूंकि ये M1 इस M3 पे स्लिप नहीं कर रहा है तो M2 भी नीचे स्लिप नहीं कर रहा होगा। इसको क्या प्रतीत होगा कि M2 इससे चिपका हुआ है, ऐसा फील होगा, ठीक? तो इसके लिए भी ए रिलेटिव क्या हो जाएगा? 0। एक्सेलरेशन ऑफ M2 विथ रिस्पेक्ट टू M3 इज 0, ऐसा फील होगा, ठीक? तो इसका इक्वेशन हम लोग क्या बनाएंगे? T माइनस M1A बराबर M इंटू ए रिलेटिव। ए रिलेटिव इज 0। ए रिलेटिव मतलब एक्सेलरेशन ऑफ M1 विथ रिस्पेक्ट टू M3 या ऑब्जर्वर, है ना? ऑब्जर्वर M3 पे बैठा हुआ, ठीक? तो रुका हुआ दिखेगा, क्योंकि चाहती यही है कि M1 M3 के ऊपर स्लिप ना करे, तो M3 पे बैठ के देखेंगे तो हमको रुका हुआ दिखेगा। ए रिलेटिव 0 हो गया, इसीलिए T माइनस M 0 हो गया। T का वैल्यू कितना हो गया? M1A। और यहां पर भी ये नीचे की तरफ जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो नीचे की तरफ हम लोग क्या लिखेंगे? M2G माइनस T बराबर 0। आगे भी जाता हुआ नहीं दिखेगा, हमको लगेगा कि चिपका हुआ, आगे भी नहीं मूव करता हुआ दिखेगा, तो नॉर्मल का वैल्यू हम लोग लिख देंगे M2A, या नॉर्मल माइनस M2A बराबर 0। नहीं, खैर उसका भी जरूरत नहीं है। यहां से T का वैल्यू कितना आ गया? M2G, और यहां से T का वैल्यू M1A। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के हिसाब से M1A बराबर M2G, या A का वैल्यू कितना हो जाएगा? M2G बाई M1। कोई दिक्कत? पक्का? अब एक बात बताओ, अगर हमसे पूछे कि ग्राउंड से देखने पे कैसा लगेगा? ग्राउंड से देखने पे तो लगेगा कि तीनों एक दूसरे से चिपका हुआ है और सब एक एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो हम अगर ग्राउंड से देखेंगे तो ग्राउंड से हमको ऐसा लगेगा कि M1 प्लस M2 प्लस M3 को कोई फोर्स F खींच रहा है, और सबके सब साथ साथ ही हॉरिजॉन्टल में ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। वर्टिकल में तो कोई मोशन किसी का हो ही नहीं रहा है, हॉरिजॉन्टल में सब कोई साथ साथ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। F का वैल्यू क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है? लिख लो। सॉरी, F का वैल्यू ही चाहिए था ना, एनीवे, ठीक है। हाँ, ए की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे। ए की जगह पे वैल्यू क्या पुट कर देंगे? M2G बाई M1 इंटू
m1 प्लस m2 प्लस m3, दैट इज योर फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू आ गया। ठीक, कोई दिक्कत? ग्राउंड फ्रेम से सोचो तो देखते तो क्या मतलब कैसा दिखता, थोड़ा मतलब एक बेटर की पिक्चर आता है। हालांकि यहाँ पर बैठ के देखने से थोड़ा आसान हो जाता है दुनिया, ग्राउंड से देखने पर कैसा क्या दिखेगा, क्या उससे सॉल्व कर सकते हैं सवाल को? पूरा सबको ग्राउंड से देखना है, कर सकते हैं? कैसे करेंगे? शुड आई इरेज इट? आगे बढ़े। ठीक, अगर हम लोग सब कोई का इक्वेशन ग्राउंड से ही लिखते तो पहली बात बताओ कि अगर हम ग्राउंड से देखते तो क्या दिखता? फ्रॉम ग्राउंड m1 का एफबीडी में क्या दिखता और m1 कैसा मोशन करता हुआ दिखता? m1 का एफबीडी में क्या होता? m1g नॉर्मल और इधर t, t है ना? अच्छा, हमको क्या दिखता कि पूरे का पूरा सिस्टम किसी एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से, तो ये हमको आगे जाता हुआ दिखता a से। ठीक है, और हम लोग इक्वेशन क्या लिखते हैं यहाँ पे? t बराबर, कोई दिक्कत नहीं, जो चीज वहां पे टेंशन सूडो को बैलेंस कर रहा था यहाँ पे टेंशन एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ग्राउंड से दिखेगा, सब साथ साथ जा रहे हैं। ये कैसा दिखेगा जाता हुआ? पहले इसका एफबीडी कैसा दिखेगा? इसका एफबीडी कैसा दिखेगा? m2 का एफबीडी वहां से कैसा दिखेगा? इधर m2g, इधर टेंशन, इधर, और ये ब्लॉक हमको नीचे जाते हुए दिखेगा? नहीं। वाले का चाहती है कि m1 इसके ऊपर स्लिप ना करे। भाई m1 जब तक m3 के रेस्पेक्ट में आगे नहीं जाएगा तब तक ये रस्सी नीचे खिंचाएगा ही नहीं। अरे यार, इन दोनों के बीच का दूरी बदलेगा तभी ना रस्सी नीचे खिंचाएगा। अब भाई जितना से m1 जा रहा है उतने से ये बड़ा वाला ब्लॉक भी जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का दूरी चेंज ही नहीं हो रहा, तो रस्सी नीचे नहीं खिंचाएगा। तो ये हमको सिर्फ और सिर्फ किधर जाता हुआ दिखेगा? आगे की तरफ, नीचे एक्सेलरेट करता हुआ नहीं दिखेगा। यस और नो? तो फिर इक्वेशन क्या लिखाएगा इसका? m2g माइनस टी बराबर 0, और इधर की तरफ n बराबर m2a। यस और नो? एनीवे, यहां से भी t का वैल्यू तो आ ही जाएगा, यहां से भी t का वैल्यू तो इसमें जैसे पुट करेंगे तो t का वैल्यू आ जाएगा m2g बाई m1। नहीं, n का भी कोई यूज नहीं दिख रहा है, अगला ही में दिखेगा। यहां से ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर, सॉरी, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये 3। अब जरा ये जो m3 है इसका एफबीडी देखे तो m3 के एफबीडी में क्या आएगा? इधर की तरफ एक टेंशन, यस और नो, और इधर की तरफ एक नॉर्मल जो इसको आगे ले जा रहा है, और देखना है तो इधर भी टेंशन लिख ही सकते हैं। हाँ, और क्या? हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, ग्राउंड से नॉर्मल भी आएगा और एक m3g भी आएगा, लेकिन हाँ ऑब्वियसली, मतलब m1 के ऊपर जो नॉर्मल एन लग रहा है वही सर एक काम करें, हम इसको n1 लिख लेते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ एक n ऑलरेडी इन्वॉल्व किए हुए। तो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ आएगा n और m3g, और ग्राउंड से एक आएगा n2, लिख नहीं रहे हैं, यूज नहीं है, और इस पर एक फोर्स बच गया, दैट इज f। नहीं, और तो कुछ नहीं बचा, तो इक्वेशन क्या लिखाएगा? f माइनस n1 माइनस टी बराबर m3 इंटू a। नहीं, ठीक है, 1 और 3 के हेल्प से हमको, सॉरी 1 और 2 के हेल्प से हमको a का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 एंड 2 के हेल्प से आ जाएगा a का वैल्यू m2g बाई m1। यस और नो? t की जगह पे खाली पुट कर देंगे m1 ने। अब यहां पर n1 का वैल्यू कितना है? m2a, तो यही n1 उठा करके वहां पहुंचा देते हैं, n1 लिख लेते हैं, गलती था तो, ठीक है। अब क्या लिखाएगा? f माइनस n1 की जगह पे कितना? m2a माइनस t की जगह पे कितना? m2g, नहीं, एंड दैट इज इक्वल टू,
टी की जगह पे, टी की जगह पे अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, जी की जगह पे लिख देते हैं भाई, नहीं काहे जबरदस्ती कैलकुलेशन बढ़ाए, नहीं तो टी की जगह पे कितना रख दिया m1 a, तो यहाँ से f का वैल्यू कितना आ गया m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a, वो तो सिंपली भी दिख ही रहा था, सबको साथ साथ जा रहा था। तो अब a का वैल्यू खाली सीधे यहाँ से उठाना है और जाकर के इसमें पुट कर देना, काम बन जाएगा। इधर ओके, ठीक है आगे बढ़े। एक फेमस क्वेश्चन है, एससी वर्मा सर के सॉल्व एग्जाम्पल में भी है, थोड़ा सा देना बया करके यूट्यूब में भी है। सवाल कुछ यूँ होता है कि मास इसका कितना रखें, कैपिटल एम, छोटा कैपिटल एम, और ये स्मॉल एम, और दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ओके। और आपसे पूछा जा रहा है ऑल सरफेसेज आर स्मूथ। सुनो ना, थोड़ा सा अपनी सुविधा के लिए इसका मास को थोड़ा बदल लेते हैं, नहीं तो कैलकुलेशन में ना बहुत ज़्यादा कैपिटल एम सब आते रहता है, स्मॉल एम कैपिटल एम वगैरह सब। इसको 2m लिख लेते हैं, ठीक, थोड़ा सा एक्सप्रेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। फाइंड ए पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ 2m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू 2m, m का एक्सेलरेशन 2m के रिस्पेक्ट में। और जब ये दोनों आ जाएगा तो फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। नीट के बच्चों के लिए नहीं है, जेई वाले बच्चों के लिए है, थोड़ा सा लिख लीजिए और ट्राई करें। चलो भाई, थोड़ा सा एक बढ़िया सवाल किया जाए। क्या करोगे पहले, कैसे करोगे, अप्रोच क्या होगा थोड़ा बताओ। हाँ बोलो, अप्रोच क्या होगा। पहला काम तो करेंगे कि हम दोनों का एफबीडी बनाएंगे, और कहाँ से बना रहे हैं एफबीडी ये बात मेंशन करेंगे। नहीं तो एफबीडी ऑफ 2m फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से हम एफबीडी बना रहे हैं किसका, 2m का, ठीक है। अब ग्राउंड से अगर इसका एफबीडी बनाएंगे तो क्या बनेगा, नीचे की तरफ 2m जी नहीं, और कांटेक्ट के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल, और ये वाला एंगल थीटा, क्योंकि इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल के बीच थीटा, ठीक है। और यहां से एक n1 ग्राउंड से, ठीक, क्लियर। और फिर क्या, एक्सेलरेशन इसका इधर की तरफ मान लेते हैं, जिसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल a, कोई दिक्कत, पक्का। ग्राउंड से देखने पे हमको ये ब्लॉक इधर जाता हुआ दिखेगा, ये सही बात। ये बेचारा इसको पुश करेगा नॉर्मल का एक कंपोनेंट, तो ये लेफ्ट में भागेगा। किसका कंपोनेंट ब्रेक करोगे, mg का कि नॉर्मल का, नॉर्मल का। क्यों, क्योंकि कंपोनेंट ब्रेक करते हैं अलोंग द एक्सीलरेशन एंड
तो इधर वाला क्या हो जाएगा, n cos थीटा, और इधर वाला n sin थीटा, नहीं? ओके अच्छा, ऊपर की तरफ हम लोग क्या लिखेंगे सो बताओ, n1 माइनस n cos थीटा माइनस 2mg बराबर 0, जिसका कि कोई यूज नहीं है। अभी वाले में फ्रिक्शन जब आता है तो यूज हो सकता है। इधर की तरफ हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, इसको छोड़ देते हैं, इक्वेशन नंबर नहीं मेंशन करते इसको। हाँ, इधर की तरफ क्या लिखेंगे, n sin थीटा बराबर 2m इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, यहां तक के बातों में कोई दिक्कत नहीं। अब हम तुमसे कह रहे हैं कि आगे हमको ये बताओ कि छोटा वाला m का एफबीडी कहां से बनाना उचित होगा। अगर हम वेज पे बैठ करके बनाते हैं छोटा वाला m का एफबीडी तो थोड़ा आसानी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम ग्राउंड से नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या होता है, कस्टर्ड इक्वेशन में कई बार लोग फंस जाते हैं। बोलोगे तो वैसे भी बना करके बताएंगे। हम क्या कह रहे हैं कि स्मॉल m का एफबीडी बना रहे हैं, एफबीडी ऑफ स्मॉल m फ्रॉम विच, फ्रॉम विच मतलब ऑब्जर्वर यहां बैठ गया है। अब सोच, इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा, इस ऑब्जर्वर को क्या क्या दिखेगा, नीचे की तरफ एक mg, नहीं, इधर की तरफ नॉर्मल, और ये एंगल थीटा। चूंकि ऑब्जर्वर लेफ्ट में एक्सेलरेटेड है तो ऑब्जर्वर को एक शूडो भी दिखेगा, ऑब्जर्वर को एक शूडो भी दिखेगा राइट वर्ड में, कितना, m इंटू ए, m इंटू, ठीक, बोलो। और अगर तुम सोचो कि हम एक वेज पे बैठे हुए हैं जो मेरे लिए रुका हुआ है, और इस ब्लॉक पे एक mg लग रहा है नॉर्मल, तो कांटेक्ट की वजह से लग रहा है, और इधर एक फोर्स लग रहा है, तो ये ब्लॉक किधर जा सकता है, डाउन द इंक्लाइन जा सकता है। तो हम इसीलिए इसका एक्सेलरेशन जो है इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, ए रिलेटिव, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू विच, विथ रिस्पेक्ट टू विच। अब हम लोग कंपोनेंट किसका ब्रेक करें, नॉर्मल का ब्रेक करें, mg का ब्रेक करें, ma का ब्रेक करें। ma का काहे, क्योंकि कंपोनेंट ब्रेक होता है अलोंग द एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। यही सब चीज जरूरी है, नहीं तो फिर यहाँ के बाद आदमी अकबकाने लगता है, फिर पता चलता है नॉर्मल का ही कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, फिर ढंग से लिख नहीं पाया। तो ma का, अच्छा ये वाला एंगल थीटा होगा सर, तो ma का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ma cos थीटा, और इधर वाला ma sin थीटा। mg का अगर इधर वाला कंपोनेंट करेंगे तो cos थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा होगा, और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इधर वाला, इधर वाला sin थीटा, यस और नो। तो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे, कांटेक्ट के कांटेक्ट लाइन के अलोंग क्या लिखेंगे, कांटेक्ट लाइन के परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे, n प्लस ma sin थीटा माइनस mg बराबर 0, क्योंकि ये दौर्भाग नहीं करेगा। और इधर की तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा बराबर m इंटू ए रिलेटिव। कहीं 2m छोड़े उड़े नहीं ना है जी, नहीं, ठीक है, पक्का, ओके। तो एक काम करते हैं, a का वैल्यू पता करने के लिए तो 1 और 2 को यूज कर लेते हैं, नहीं, n का वैल्यू यहां से ले आते 2 बाई sin थीटा, ये वाला n का वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, बोलो। तो कितना हो जाएगा, 2ma बाई sin थीटा प्लस ma sin थीटा इज इक्वल टू mg cos थीटा, यस और नो। तो
एम कट गया, ये एम, ये एम, ये एम, तो ये कितना हो गया 2a प्लस a साइन स्क्वायर थीटा इज g cos थीटा साइन थीटा। a का वैल्यू कितना हो गया g cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोई गलत सलत बात तो नहीं लिखे, बोलो। ये तो हो गया हमारा किसका वैल्यू, a का वैल्यू। और a का वैल्यू जब हम यहां पुट कर देंगे तो फिर हमको मिल जाएगा a रिलेटिव का वैल्यू, बोलो पक्का। पहले तो इतनी बातें नोट करो। हाँ जी, तो ये आ गया a का वैल्यू। अब a का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो a रिलेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो m कट जाएगा, तो a रिलेटिव का वैल्यू कितना हो जाएगा g साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। a कॉस थीटा मतलब g कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज योर a रिलेटिव। अगर ये a का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो यहां से आपको a रिलेटिव का भी वैल्यू मिल जाएगा, पक्का। अच्छा, लेकिन एक चीज और पूछा है, इस वेज का ब्लॉक का एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो कैसे करेंगे। अभी तक हम लोग क्या क्या प्राप्त किए बता दीजिए। अभी तक हम लोग इससे छोटा नहीं होगा क्या, हाँ नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग a रिलेटिव भी पता कर लिए और a भी पता कर लिए, बोलो। अब एक बात बताओ, हमको इस ब्लॉक का, हेलो, इस ब्लॉक का इस वेज के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन मिल चुका है, कितना है a रिलेटिव नहीं। और जिस चीज पे रखा हुआ है ये a रिलेटिव क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू 2m नहीं। और जो वेज है वो इस दिशा में जा रहा है, कितने से, ए जो हम शुरुआत में पता किए थे नहीं। और इन दोनों के बीच एंगल कितना है 180 डिग्री माइनस थीटा। एंगल कितना 180 डिग्री माइनस थीटा। ये एक क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर हमको पता करना है एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का नेट एक्सेलरेशन होता है फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन प्लस फ्रेम का एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ 2m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू 2m। देख लीजिए, आप अगर इस वाले को केवल देखिएगा तो ये LHS में चला जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू 2m इज एक्सेलरेशन ऑफ m माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2m, वही फॉर्मूला होता है। तो अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता करना है तो इसका और इसका वेक्टर सम कर देना। तो ये a रिलेटिव तो है एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू 2m, और ये a जो है ये क्या एक्सेलरेशन ऑफ 2m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों का जो अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहें, एक मिनट, इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वो होगा कितना, अंडर रूट a रिलेटिव का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू a रिलेटिव इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है क्या, बोलो पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब टास्क ये है आपका कि हम जैसे छोटे ट्रायंगुलर ब्लॉक को ग्राउंड फ्रेम से किए, हम बोल रहे हैं कि बड़े वाले छोटा वाला ब्लॉक है उसको भी ग्राउंड फ्रेम से ही करो, और तब उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन भी पता करो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेट एक्सेलरेशन भी पता करो। कर सकते हो, एक बार ट्राई करना। उसमें होगा ये, अगर आपको करना भी होगा, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लीजिएगा एक ए वाई और इधर की तरफ ए एक्स, इधर या इधर जिधर भी मानना इधर ही मान लेना, ये रिलेटिव इधर है तो इधर ए वाई और इधर ए एक्स, ठीक। और फिर
आप कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों के एक्सेलरेशन को इक्वेट कर देना, तभी ना कांटेक्ट मेंटेन रहेगा। तो वहां से कंस्ट्रेन का इक्वेशन आएगा, वहां से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको ट्राई करके देखिएगा। चलिए इसको लिख लिया। हेलो, अगला सवाल ये है कि एक दीवार से रस्सी बंधा हुआ है, ये स्ट्रिंग एंड पुलीज आर आइडियल, ये सारे सरफेस स्मूथ हैं, एक ट्रायंगुलर वेज है, इसका मास स्मॉल एम है, इस पे एक ब्लॉक है, उसका भी मास स्मॉल एम है, दिस एंगल इज थीटा। आपसे पूछा गया कि स्मॉल एम का वेज के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू वेज, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू वेज क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, और एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी इसको भी ब्लॉक बोल देते हैं, एक्चुअली यूरोडोप में यही सवाल है, लेकिन उसमें ये कैपिटल एम लिखा हुआ है, हम जानबूझ करके सेम मास लिए हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में कुछ कुछ कट जाएगा इसीलिए। तो आपसे पूछा गया कि स्मॉल एम का इस वेज के रिस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन होगा, वेज का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन होगा, और इस ब्लॉक का वेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नेट एक्सेलरेशन क्या होगा। ये तीनों चीज आपसे पूछा गया है, सॉल्व कीजिए। हाँ जी भाई साहब, शुरू करें? हाँ चलो करते हैं। यूरोडोप में यही सवाल है, यहाँ पे मासेज अलग अलग दिए हुए हैं, थीटा की जगह पे अल्फा लिखा हुआ है वो लोग। ठीक, सुनिएगा मेरी बात। इस ब्लॉक का एफबीडी कहां से बनाना उचित होगा, इस वाले ब्लॉक का ग्राउंड से। तो थोड़ा सा छोटा छोटा करते क्योंकि बहुत ज्यादा चीज सबका जरूरत है हम लोगों को। एफबीडी ऑफ वेज फ्रॉम ग्राउंड, ये सब क्वेश्चन नेट के लिए एकदम रेलेवेंट नहीं है, हाँ बट जेईई के लिए बिल्कुल ही है, एडवांस के लिए। तो अगर हम इसका एफबीडी बनाएं तो क्या क्या आएगा एफबीडी में भाई। अच्छा, ये पुली मासलेस है, तो जो मासलेस होता है उसको वेज का हिस्सा मान सकते हैं। तो इधर क्या लगेगा टी, और इधर भी क्या लगेगा टी, नहीं लगेगा ना, ओके। और क्या लगेगा, यहां पर ये ब्लॉक रखा हुआ है ना, तो ये नॉर्मल देगा ना इस पे, तो एक नॉर्मल इधर की तरफ मान लेते हैं, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा थीटा। और कोई एफबीडी में चीज सिग्निफिकेंट, एम जी बनाओगे और N1 बनाओगे, बना सकते हो बट यूज नहीं है, बनाना है तो बना लो, ऐसा कोई दिक्कत का बात नहीं है। इधर क्या लिखेंगे mg और इधर N1, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल में, अच्छा ये जाएगा किधर, लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये तो पक्की बात है, तो लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेशन मान लेते हैं a। अब कंपोनेंट किसका ब्रेक करना उचित होगा, आप n का कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, इधर हो जाएगा n साइन थीटा और इधर n कॉस थीटा, नहीं, और ये वाला एंगल थीटा, तो इधर कितना हो जाएगा t कॉस थीटा और इधर t साइन थीटा, नहीं बोलो बच्चों, ओके। अब हॉरिजॉन्टल की तरफ एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या लिखा है जरा बताइए, t प्लस n साइन थीटा माइनस t कॉस थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का, ठीक है सर। अब इसका एफबीडी बनाते हैं, स्मॉल m का ब्लॉक का, लेकिन इसका कहां से बनाना ज्यादा बेहतर होगा, तो वेज पर से बैठ करके अगर देखेंगे, सुनिएगा मेरी बात, वेज पर से बैठ के देखेंगे तो हमको वेज कैसा दिखेगा, रुका हुआ, वेज कैसा दिखेगा, रुका हुआ, और ये दीवार हमको, ये दीवार जो है वो आगे आता हुआ दिखेगा ना,
बोलो, लगेगा कि दीवार आगे आ रहा है, तो दीवार आगे आएगा तो 1 सेकंड में कुछ आगे जाएगा। मान लेते हैं ये वेज आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये दीवार हमको आगे आता हुआ दिखेगा 5 से, मतलब जितना से वेज आ रहा हो उतना मीटर रस्सी यहां से खाली होगा। इस ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि दीवार इधर की तरफ आ रहा है जितने से मैं जा रहा हूं, तो प्रतीत ही नहीं होगा, फील ही नहीं होगा, दीवार आ रहा होगा। दीवार अगर जितने से जिस वेलोसिटी से आएगा उसी वेलोसिटी से वेज आगे जाएगा। अरे हाँ ना, एंगल थीटा बदल, तो जैसा वेलोसिटी में रिलेशन वैसा ही। तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि भाई साहब अगर ये वेज आगे जाएगा ए से, तो ये ब्लॉक इधर की तरफ आएगा ए से। नहीं पक्का? आप सीधा सा बात समझो ना भाई कि यहां से जितना रस्सी 1 सेकंड में खाली होगा वो सारा रस्सी इधर भाग जाएगा ना लेके। क्लियर? तो ये वेज अगर आगे v मीटर पर सेकंड से जाएगा तो ये ब्लॉक भी विथ रिस्पेक्ट टू वेज जो जाएगा वो v मीटर पर सेकंड से। यस और नो? या ऐसा सोच लो कि हम इस वेज पे खड़े हो गए तो हमको लगेगा कि ये आगे आ रहा है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से v से, और ये जितने से आगे आएगा उतने से ये नीचे जाएगा। ये दीवार हमको उतने ही से आगे आता हुआ दिखेगा जितने से हम या ये वेज लेफ्ट में जा रहा है। दिस इज सिंपल। ओके, तो एक बात आपको जानना जरूरी है कि ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, किसके रिस्पेक्ट में? वेज के रिस्पेक्ट। वेज पे हम बैठ जाएंगे तो हमको लगेगा कि यहां से कुछ रस्सी खाली हो रहा और ये उसको उधर खींच रहा, क्योंकि वेज तो हमारे लिए रुक जाएगा, बाकी दुनिया मूव करता हुआ दिखेगा। तो क्या इस बात से आप एग्री कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू वेज इज वही एक्सेलरेशन जो कि इसका लेफ्ट की तरफ है ना? ये अगर इधर जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से, तो 1 सेकंड में जो भी 5 मीटर रस्सी खाली होगा वो इस डायरेक्शन में ही जाएगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ दिस वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, मैग्नीट्यूड वाइज, नहीं इधर की तरफ। क्लियर? पक्का? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। तो अगर हम यहां से देखेंगे तो हमको ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम नहीं यहां लिखे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू वेज। यस और नो? तो अब अगर हम एफबीडी बनाएंगे इस ब्लॉक का वेज के रिस्पेक्ट में, तो एफबीडी में क्या क्या आएगा? क्या क्या चीज आएगा? क्या क्या चीज आएगा? कांटेक्ट की वजह से एक नॉर्मल, इधर mg, तो mg, और इधर टेंशन, और चूंकि हम इससे बैठ करके देख रहे हैं तो हमको एक स्यूडो फोर्स भी दिखेगा। इज दैट ओके? भाई थोड़ा सा ना इसको साफ सुथरा करना बेहद जरूरी है। अब एक बात बताओ कि कंपोनेंट किसका किसका ब्रेक करें? कंपोनेंट किसका किसका ब्रेक करें? mg का इधर वाला कंपोनेंट, ओहो, mg का इधर वाला कंपोनेंट कितना? mg साइन थीटा, और इधर वाला mg कॉस थीटा। ma का इधर वाला कंपोनेंट ma कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट ma साइन थीटा। यस और नो? कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे? अलोंग द कॉन्टेक्ट क्या लिखेंगे? कॉन्टेक्ट के परपेंडिकुलर क्या लिखेंगे? n प्लस ma साइन थीटा माइनस mg कॉस थीटा बराबर 0। यस और नो? n प्लस ma साइन थीटा माइनस mg कॉस थीटा बराबर 0, तो n प्लस ma साइन थीटा हो गया mg कॉस थीटा की। और इधर क्या लिखेंगे? mg साइन थीटा प्लस ma कॉस थीटा माइनस टी बराबर m इंटू ए रिलेटिव। यस और नो? एंड ए रिलेटिव का वैल्यू भी ए ही है। इज दैट ओके? बोलो, कितने इक्वेशन? कौन कौन सा वेरिएबल? टी, एन और ए। टी, एन और ए सॉल्व हो जाएगा। आइए जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। तुम इसको 1 माइनस कॉस थीटा को अलग रख लेते हैं, बाद में टी के लिए उपयोग करेंगे। यहां से टी का वैल्यू कितना आ गया? mg साइन थीटा प्लस
प्लस एम ए कॉस थीटा माइनस एम ए बराबर टी। नहीं, यहां पुट कर देंगे और एन का वैल्यू यहां से उठा करके पुट कर देंगे। थोड़ा सा जगह तो मांगता है ना, कैसे जगह लाएं? ऊपर, चल करो। टी की जगह पे वैल्यू कितना पुट कर दें? एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा माइनस 1 प्लस एन की जगह पे वैल्यू कितना पुट कर दें? एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए साइन थीटा। एम जी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, और फिर से क्या है लेकर वहीं पे कर लेना चाहिए था। नहीं, ये पूरा टी के जगह पे पुट किए थे ना। हाँ, इसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से, यहाँ पे क्योंकि टी माइनस टी कॉस थीटा है ना, और एन की जगह पे वैल्यू तो पुट कर दिए, एंड दैट इज इक्वल टू एम ए, दैट इज इक्वल टू एम ए। तो सो सॉल्व करूं, एम जी कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर भी यहाँ से एम ए वाली सबको हटा लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और प्लस एम जी कॉस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए वाला टर्म को उस साइड में लेके चले जाते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा माइनस 1, इसको राइट साइड में लेके गए, कितना हो जाएगा? एम ए कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर ना, पक्का ना, क्लियर। और ये वाला जब जाएगा तो उधर कितना हो जाएगा? एम ए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस एम ए, बहुत सारा चीज कटने वाला है। यहां से एम जी कॉस थीटा साइन थीटा काट देखो, बोलो तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा, और वहां पे एक आएगा कॉस स्क्वायर थीटा और एक आएगा साइन स्क्वायर। ये ठीक है? ये ठीक है? हाँ, ये वाला चीज करेंगे तो एक आएगा कॉस स्क्वायर एक साइन स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? एम ए बच जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस एम ए प्लस एम ए, यहाँ का कॉस स्क्वायर और यहाँ का साइन स्क्वायर दोनों जोड़ करके एक एम ए हो गया, एक एम ए पहले से है, दैट इज 2 एम ए, और यहाँ का 1 माइनस 2 कॉस थीटा अलग से बच गया। ठीक, तो बेसिकली ये जो हो गया, ये कितना आया? एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 एम ए माइनस 2 एम ए कॉस थीटा। कॉस थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा? कॉस थीटा ना, ठीक। तो ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का एम जी साइन थीटा अपॉन 3m माइनस 2m ए 2m कॉस थीटा, यही तो निकालना है। mm काट दें, बोलो। तो बेसिकली वैल्यू कितना आ गया? ए का जो ये ब्लॉक इधर जाएगा उसका वैल्यू कितना आ गया? जी साइन थीटा अपॉन 3 माइनस 2 कॉस थीटा। पक्का देख लो। हाँ, सारा बात लिख दिए। अब यार जब हमको एक्सेलरेशन ऑफ ये वाला ब्लॉक आ गया, सॉरी ये वाला ब्लॉक आ गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेज का, तो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू वेज भी वही हो जाएगा, सेम ही नहीं। और एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो जाएगा? दोनों का वेक्टर सम, एंगल दोनों के बीच में कितना? 180 डिग्री माइनस थीटा। नहीं, ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू वेज, और ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आ जाएगा? ये जो रिजल्टेंट आएगा वो आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए और ए 180 डिग्री माइनस थीटा पे रिजल्टेंट कितना? दो वेक्टर, दो बराबर मैग्नीट्यूड के वेक्टर थीटा पे, तो 2a cos थीटा बाई 2,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a cos 180 minus theta by 2 that is 2a 90 minus theta by 2 that is 2a sin theta by 2. yes or no? तो इस छोटे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a sin theta by 2 हो जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वेज के रिस्पेक्ट में हो जाएगा a, और इस वेज का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो जाएगा a का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है क्या? बहुत मेहनत नहीं हुआ? तुमको नहीं लगता कि इसको थोड़ा जल्दी किया जाए? हाँ, 9th वाले मेथड से करें? 9th वाले मेथड से करें? हाँ, 9th वाला मतलब एनर्जी कंजर्वेशन से। हाँ, ये तो तुम लिख ही सकते हो बाद में। इक्वेशन तो शायद आप लिखे भी होंगे, ऐसा सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, पता नहीं, हम भी सॉल्व किए हैं बहुत लड़ झगड़ के, इसीलिए दूसरा मेथड से कर रहे हैं कि हम थोड़ा श्योर हो जाएं। ठीक, वैसे ये गिरुडोव का 1.81 क्वेश्चन नंबर 1.81 है आई थिंक। अगर देखना चाहेंगे तो हम 1 मिनट अब जा सकते, इसको देखें दूसरा तरीका से। चलो देखते हैं, सुनो, आओ बच्चों। दीवाना लेके आया है दिल का तराना, इस एंगल को, ये एंगल थीटा है ना दोस्त। सोच, अगर ये वेज लेफ्ट में गया x, तो ये ब्लॉक किधर किधर कितना कितना जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो ये जाएगा इधर कितना x। लेकिन मान लीजिए हम ट्रेन में चल रहे हैं 2 मीटर, ट्रेन 3 मीटर चला गया, तो हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट 2 + 3 होगा वेक्टोरियल, तो हमारा नेट ये हो जाएगा 1x इधर और 1x इधर। वेक्टर के फॉर्म में बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ब्लॉक का फ्रेम के रिस्पेक्ट में, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों का अगर हम वेक्टर सम करेंगे, अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, इन दोनों का वेक्टर सम करेंगे तो हमको ब्लॉक का नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। यस और नो? अच्छा एक बात बताओ, इस दोनों का वेक्टर सम करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, इधर चला जाएगा x cos थीटा और इधर आएगा x sin थीटा। बोलो, ये ब्लॉक गया, वेज इधर गया x, तो जिस प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट के लिए बोले हैं वैसे ही हम कम कर सकते हैं किसके लिए, तो वेलोसिटी के लिए थोड़ा सा एक बार बताना। ब्लॉक का वेलोसिटी इधर, सॉरी वेज का वेलोसिटी इधर v। अरे मक्खी भाई साहब हट जाइए, सीरियस काम हो रहा है अभी, मजा आने वाला है। इस वाले का क्या हो जाएगा, इधर v और इधर भी v, तोड़ दें? हाँ बोलो, तो इधर कितना v cos थीटा और इधर v sin थीटा। यस और नो? बोलो, एक्सेलरेशन के बारे में भी बोल देते हैं। हाँ, तो अगर हम ऐसा बोले कि ये ब्लॉक इधर, ये वेज इधर जा रहा है ए से, तो ये ब्लॉक जो होगा इस डायरेक्शन में जाएगा ए रिलेटिव से, जिसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा ए, जिसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा ए। यस और नो? तो इस वेज, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इधर की तरफ ए और इधर की तरफ भी ए, है ना? माने अगर इस ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन पूछे, ये तो हो गया ए रिलेटिव जिसका वैल्यू कितना है ए, और ये हो गया ए, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ये एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा ए का, ब्लॉक का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एनीवे सुनिएगा मेरी बात, 9th क्लास में क्या पढ़े थे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी का इसका लॉस हो गया, धरती के ग्रेविटी के डायरेक्शन में कितना नीचे आया x sin थीटा, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया mg x sin थीटा, हुआ ना। गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दोनों को काइनेटिक एनर्जी मिला ना, इसको कितना मिला हाफ m, इसको कितना मिला, इसको कितना मिला, इसको कितना मिला हाफ m
v माइनस प्लस v साइन थीटा का स्क्वायर। यस और नो? बोलो, काटा खूटी शुरू कर दें, क्या कटेगा? अरे मक्खी भाई साहब, हाँ, एम 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 नहीं, मन में कैलकुलेशन, टू इधर ले आते हैं, जी एक्स सॉरी जी साइन थीटा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना v स्क्वायर और यहाँ पे भी एक v स्क्वायर। इसका अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ v स्क्वायर आएगा ना, यहाँ भी एक v स्क्वायर। कितना v स्क्वायर, कितना हो गया? 2v स्क्वायर। रुक जाओ ना अभी। और यहाँ पर एक v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और एक v स्क्वायर, तो फिर से वो एक हो गया v स्क्वायर। अब तब यहाँ पे बच जाएगा -2v कॉस थीटा, -2v कॉस थीटा। बोलो 2v नहीं, 2v स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक, तो बेसिकली हो गया 2 इंटू जी साइन थीटा एक्स बराबर 3 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू वी स्क्वायर हुआ ना। तो वी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 2 जी साइन थीटा बाई 3 माइनस 2 कॉस थीटा इंटू एक्स। नहीं, अब यार देखो तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x का फॉर्मेट है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वी स्क्वायर इक्वल टू 2x का फॉर्मेट है, a का वैल्यू कितना हो जाएगा? g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 कॉस थीटा। बोलो, हाउ मेनी मिनट्स डिड इट टेक? ओके, कोई दिक्कत? बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x लगा सकते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है क्या? इतना ही आंसर था वहां भी। अच्छा, जब हमको इस वेज का एक्सेलरेशन मिल गया इधर, तो सेम एक्सेलरेशन हो जाएगा ब्लॉक का विथ रिस्पेक्ट टू वेज इधर, और इन दोनों का रिजल्टेंट जो हो जाएगा 180 माइनस थीटा पे जुड़ेगा, जो कि हो जाएगा 2a साइन ऑफ थीटा बाई 2। एक जगह पे खाली ये चीज पुट कर देंगे। ओके, लिख लीजिए। हाँ, ये बात समझ गए थे ना कि इस ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी हो जाएगा v माइनस v cos थीटा, वर्टिकल में v sin थीटा। तो हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर इज नेट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। रूट मतलब ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का स्क्वायर, वर्टिकल का स्क्वायर, दोनों मिल गया तो नेट वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, हम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी इसलिए लगा पाए क्योंकि यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। आगे जाके समझ में आएगा तुम लोगों को कि अगर सरफेसेस स्मूथ नहीं होते तो ये काम हम अभी नहीं कर पाते। ठीक है, हाँ जी। अगला सवाल है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, इंक्लाइन प्लेन फिक्स है, और स्मॉल एम कैपिटल एम जो है सो इंक्लाइन के अलोंग नीचे जाएगा। स्मॉल एम ऑब्वियसली सिर्फ नॉर्मल और mg फोर्स लग रहा है तो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आपको स्मॉल एम का और कैपिटल एम का दोनों का एक्सेलरेशन बताना है। बताइए क्या करेंगे, जरा समझाइए। एफबीडी बनाएंगे, ठीक है। किसका? स्मॉल एम का। इधर वाला एफबीडी क्या हो जाएगा? एफबीडी में इसका क्या हो जाएगा? mg और n, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हम लोग मान लेते हैं a1। ठीक, इस वेज का सॉरी ये जो ट्रायंगुलर शेप का ब्लॉक है इसके एफबीडी में क्या क्या आएगा जी? इसका हाँ नीचे की तरफ एक तो इसका रिएक्शन नॉर्मल प्लस एंगल थीटा है, प्लस अपना वेट दैट इज कैपिटल mg, और कांटेक्ट से लगने वाला एक नॉर्मल जिसका नाम हम लोग देते हैं n1। ठीक है, और तो ये जो ग्रेविटी जिस डायरेक्शन में लग रहा था उसी डायरेक्शन में नॉर्मल भी लग रहा है। तो कंपोनेंट ब्रेक करें, क्यों किधर किधर ब्रेक करें उसके पहले हमको सोचना पड़ेगा ना, इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? इधर ही तरफ होगा, है ना। इसको मान लेते हैं a2। तो दोनों का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे ना, इधर की तरफ दोनों का साइन थीटा आ जाएगा। कितना हो जाएगा? कैपिटल mg साइन थीटा प्लस n
साइन थीटा, और इधर की तरफ दोनों का कॉस थीटा आ जाएगा, कैपिटल एम जी कॉस थीटा प्लस एन कॉस थीटा। इस n1 तो इसको बैलेंस करेगा, इस दोनों को, और ये एम जी कॉम्पोनेंट और एन का कॉम्पोनेंट वो क्या देगा, इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, है ना। तो क्या लिखाएगा यहाँ पे जरा बताओ तो, एम जी नहीं, कैपिटल एम जी साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा कैपिटल एम इंटू A2। कितने इक्वेशन हुए? अच्छा, यहां पर एक इक्वेशन क्या लिखाएगा, एम जी माइनस एन बराबर एम इंटू A1। तो दो इक्वेशन हुए, वेरिएबल तो तीन है, नहीं वेरिएबल है n, A2 और A1। तो तीसरा वेरिएबल सॉल्व कहां से होगा, कंस्ट्रेंट से। तो कांटेक्ट यहां है ना, ये है ना कांटेक्ट सरफेस। अगर इस कांटेक्ट सरफेस पे देखोगे तो स्मॉल m नीचे की तरफ कितने से जा रहा है, A1 से, नहीं, और ये वाला ट्रायंगुलर वेज जो है वो इधर की तरफ जा रहा है कितने से, A2 से, और ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, नहीं ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, वही एंगल है यहाँ पे, ये वर्टिकल है और ये अलोंग द इंक्लाइन है, 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जरा बताओ कि कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का एक्सेलरेशन कंपोनेंट सेम होना चाहिए, थीटा चेंज नहीं हो रहा है इसीलिए, अदरवाइज वेलोसिटी कंपोनेंट सेम होता। तो A2 का इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, A2 cos 90 माइनस थीटा दैट इज A2 sin थीटा। तो एक इक्वेशन आ जाएगा A1 बराबर A2 sin थीटा, यस और नो। ये तीसरा इक्वेशन है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो A1 का वैल्यू तो शायद ये आएगा, नहीं A1 का वैल्यू ये आ रहा है क्या, हाँ वही है, हाँ यहाँ पे ना, ठीक है, और A1 का वैल्यू ये आएगा और A2 का वैल्यू हो जाएगा इसी में से साइन थीटा डिवाइड कर देंगे, तो हम वहां पे लिख देते हैं एम जी साइन थीटा बाई कैपिटल एम जी बाई, ठीक। सॉल्व करने पे सॉल्विंग 1, 2 एंड 3, A1 कितना आ जाएगा, स्मॉल m साइन थीटा प्लस कैपिटल M, फिर से बाहर में भी साइन थीटा था क्या, हाँ, तो इंटू जी साइन थीटा, नहीं इंटू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल M, स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल M, दैट इज योर A1, एंड A2 जो होगा दैट डिवाइडेड बाय साइन थीटा होगा, तो ये साइन थीटा हट जाएगा, तो A2 का वैल्यू सिंपली क्या हो जाएगा, m साइन थीटा प्लस कैपिटल M इंटू जी डिवाइडेड बाय m साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल M। बोलो क्या इसको एनर्जी मेथड से कर सकते हैं हम लोग, हाँ, एक लाइन में लिखे, लिखवा दो, देखो ये बाकी लोग लिख लीजिए। चलिए थोड़ा सा इसी को एनर्जी मेथड से करते हैं, सुनिए मेरी बात, अगर ये कैपिटल M इधर x जाएगा तो स्मॉल m इधर कितना जाएगा, x साइन थीटा, नहीं जैसे ये अगर A2 से जा रहा है A1 से जा रहा है तो A2 साइन थीटा इज इक्वल टू A1 हुआ ना। तो सिमिलरली अगर ये ब्लॉक ट्रायंगुलर ब्लॉक इधर V से जाएगा तो ऊपर वाला ब्लॉक नीचे की तरफ कितने से आएगा, V साइन थीटा। ये किसका हो गया, वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M, और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m, सही बोलो, दोनों के बीच एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर छोड़ देंगे तो दोनों नीचे आ रहा है, तो लॉस इन पोटेंशियल, अच्छा ये कितना, ये कितने किधर जा रहा है, इधर, अच्छा ये इधर जा रहा है x, कौन ट्रायंगुलर वाला, नहीं स्मॉल m वाला जो है वो
नीचे आ रहा है, लेकिन वो कितना आएगा, एक्स साइन थीटा। ये किसका डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने लिखा है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल एम, और ये लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल एम, और दोनों के बीच एंगल फिर से 90 माइनस थीटा। तो हम लोग लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, स्मॉल एम जी एक्स साइन थीटा, क्योंकि ये इधर की तरफ एक्स साइन थीटा गया, और ये वाला एक्स गया तो इधर कितना, ये वाला एक्स गया है, तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में कितना गया, एक्स साइन थीटा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दूसरे वाले का कितना हो जाएगा, एम जी एक्स साइन थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ कैपिटल एम भी स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल एम बी साइन थीटा का स्क्वायर। नहीं, तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, एम जी साइन थीटा प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स, दैट इज वी स्क्वायर। और ये किसका वेलोसिटी का स्क्वायर है, ट्रायंगुलर वेज का, माने कैपिटल एम का। तो इसमें वी स्क्वायर इक्वल टू 2ax आया, वी स्क्वायर इक्वल टू 2ax आया, तो जो ये वाला चीज होगा दैट इज योर एक्सेलरेशन, दैट इज योर एक्सेलरेशन। यही आया था क्या, एक मिनट, क्या, एक मिनट, मैंने यहां जो चीज लिखे थे ना, ये वाला, ये सॉल्व करने के बाद वाला पार्ट हम गलत लिख दिए थे। नहीं, सॉल्व करने के बाद वाला पार्ट में जो ए आएगा वो कितना आएगा, A2 जिसको हम लोग नाम दिए, ये किसका एक्सेलरेशन होगा, ये वाला चीज A2 का। तो वो कितना आ जाएगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज योर एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। और ये सही है, ठीक है, सॉल्व करने की गलती लिख दिए थे। ओके, तुम चाहो तो सॉल्व करके देख भी सकते हो। सॉल्व जब कर रहे थे तो यहां पर गड़बड़ कर दिए थे ना एक बेटा, यहाँ पे mg की जगह पे, सॉरी, यहां पर क्या आएगा, mg साइन थीटा, नहीं। और तब वहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो पहला इक्वेशन तो यही था, mg माइनस नॉर्मल बराबर m a1, और दूसरा इक्वेशन जो था वो था m, यहां पर साइन थीटा कट जाएगा, नहीं, यहाँ पे इसमें हम लोग क्या किया, साइन थीटा से डिवाइड कर दिए थ्रू आउट, और इसके बाद फिर दोनों को जोड़ दिए, तो यहां पर भी साइन थीटा नहीं आएगा, यहां पर भी साइन थीटा नहीं आएगा, बोलो। और तब जो आंसर आएगा वो आपका a1 का वैल्यू आएगा, कितना आएगा वो a1 का वैल्यू, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी साइन थीटा तो आना चाहिए था ना यार। हाँ, a1 का वैल्यू में ऊपर जाएगा, क्या चीज आ जाएगा, तो a1 का वैल्यू आ जाएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन स्मॉल m साइन स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल M। नहीं, ये आ गया a1, डिवाइडेड बाय साइन थीटा कर देंगे तो आ जाएगा a2। वही आंसर वहां से भी आ रहा था, ठीक। चलिए ठीक है, खत्म करते हैं।